In this video, we discuss the themes, critical analysis, and language employed by Jack Leonard Davis in his play The Dreamers. Let's get started with the themes of the novel. First theme of the novel is cultural identity and racism. This play explores the challenges of maintaining cultural identity in a changing world. So जो characters हैं प्ले के जिनमें वुरू, द ओल्ड मैन, डॉली, द नीस ऑफ द वुरू, मीना, शेन, रॉय, एली, पीटर एंड डैरेन, ये तमाम कैरेक्टर्स हैं। ये डिफरेंट किस्म के रेसिज्म, मार्जिनलाइजेशन, प्रेजुडिसेस जो हैं और डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इस प्ले में। और जो प्ले का नैरेटिव है उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड वी कैन डेल्व इनटू कि ये एबोरिजिनल फैमिलीज जो हैं वो अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से और जो कंटेम्परेरी हम असरी जो मौजूदा जो रेसिस्ट एटीट्यूड जो हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, उनसे किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं और किस तरह चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और प्ले एड्रेस करता है कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जो हुई है उसने किस तरह एबोरिजिनल कल्चर जो है उसको इम्पैक्ट किया। और जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें ये भी पता लगता है कि एबोरिजिनल होने की वजह से या ऑस्ट्रेलिया में मार्जिनलाइज्ड होने की वजह से किस किस्म का नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया है और किस तरह उनके जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ हैं, उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है और जो उनका लैंड के साथ, अपनी जमीन और इलाके के साथ कनेक्शन है, वो किस तरह इफेक्ट हुआ है। और जो वॉलेज फैमिली है स्पेशली जो हम इस प्ले में डिस्कस कर रहे हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने ये तमाम मसाइल फेस किए हैं। असिमिलेशनिस्ट किस्म की जो पॉलिसीज है और जो सोसाइटल प्रेशर है उनके अंदर भी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और स्ट्राइव कर रहे हैं। ये प्ले एक किस्म की टेंशन को भी एक्सप्लोर करता है कि कोई एक टग ऑफ वार चल रही है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, अपने हेरिटेज को मेंटेन करना चाह रहे हैं, इवन कि वो जितनी भी शिफ्ट और ट्रांजिशन आ रही है और चेंज आ रही है सर्कमस्टेंसेस में, उनके साथ अडेप्ट करते हुए मींस के कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ भी गुजारा कर रहे हैं और अपने हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम पीटर का कैरेक्टर, अगर हम नॉवल को पढ़ें या बाकी वीडियोस देखें या कैरेक्टर एनालिसिस देखें तो आपको पता लगेगा कि पीटर का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है एबोरिजिनल हेरिटेज को कंटिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि वो 18 साल की उम्र को पहुंच चुका है और जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कि एक तरफ उसका कल्चर है और दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन खड़ी हुई है। नेक्स्ट थीम इज ऑब्वियसली मार्जिनलाइजेशन। सो जो प्ले का नैरेटिव है वो एक्सप्लोर करता है डिस्क्रिमिनेशन जो वॉलेज फैमिली फेस करती है और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोसाइटल प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन और जो उनके साथ मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी वाला जो बिहेवियर अडॉप्ट किया जा रहा है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, जो लोकल्स हैं, हिस्टोरिकली और कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में उनको सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज किया गया है। और ये प्ले डिपिक्ट करता है कि जो वॉलेज फैमिली है वो स्ट्रगल करती है गुर्बत के अगेंस्ट, उनके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और उन सोसाइटल प्रेजुडिसेस भी हैं या डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं। और कैरेक्टर एनकाउंटर करता है इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, जिस तरह के एपार्टीड ईरा जो था जो अफ्रीका में, बिल्कुल उस तरह का, जिसमें हमने स्टोलन जनरेशन का भी जिक्र किया है कि बच्चों को एज ए पॉलिसी अलग किया जाता था वालिदैन से। जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो परपेचुएट कर रही हैं, फैल रही हैं उनकी मार्जिनलाइजेशन में। और ये इश्यूज जो हैं ये हमें तालीम में, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में और हेल्थ केयर में, सेहत के मामलों में भी नजर आते हैं कि जिस फील्ड में भी जाएंगे उनको वहां पे प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसकी अगर एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो जितने भी इंस्टेंसेस हैं जिसमें वॉलेज फैमिली जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है और उसके अगेंस्ट अपनी रेजिलियंस को शो करती है और अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करती है, हालांकि माहौल उनके खिलाफ है, उनके लिए सहूलतमंद नहीं है या उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी एक एनवायरनमेंट है, फिर भी वो लोग जिस तरह लाइफ को नेविगेट करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन मार्जिनलाइजेशन को एग्जाम्पलीफाई करती है। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल यूनिटी। तो ये जो प्ले है ये पोटेंशियल फॉर दी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स को भी एम्फेसाइज करता है। जिस तरह के एली कजन है और जो डैरन है वो भी आउटर फैमिली से और वाइट भी है, लेकिन फिर भी उनके साथ एडजस्ट कर रहा है एबोरिजिनल फैमिली के साथ, वॉलेज के साथ। तो ये प्ले हमें प्रेजेंट करता है कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन दी एबोरिजिनल कैरेक्टर्स और जो नॉन इंडिजिनस इंडिविजुअल्स हैं, और ये तमाम किस्म की एक क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को हमारे सामने उभार के लेके आता है, जिस तरह के लियोनार्ड डेविस जो है, जैक लियोनार्ड डेविस, इन्होंने हमें प्रेजेंट किए। ये जितने भी एनकाउंटर हैं ये हाईलाइट करते हैं मोमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और कल्चरल क्लैश। हालांकि कल्चरल क्लैशेस हैं और डिफरेंसेस हैं, फिर भी ये प्ले एम्फेसाइज करता है कि शेयर्ड ह्यूमैनिटी और कॉमन एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, हालांकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड के। सो मीन्स कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स होने के बावजूद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और लाइफ को
गुजार भी सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें हमें मोमेंट्स ऑफ एम्पैथी मिलती हैं, रहमदिली का एक आंसर मिलता है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और उनके एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक जैसे प्लान्स हैं और एस्पिरेशंस हैं, और वो ट्रांसेंड करते हैं कल्चरल बाउंड्रीज को, मींस के बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज चले जाते हैं। इंसानी ख्वाहिशात, ये बेसिक ह्यूमन फ्लॉज, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है वो बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज हैं, वो सब की एक जैसी हैं। तो जितना भी एबोरिजिनल फैमिली का डैरन के साथ और एली के साथ, डैरन जो एक वाइट बॉय, इंटरेक्शन हमें प्ले के अंदर नजर आता है, वो बेसिकली इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज को और पॉसिबिलिटीज को जो कि क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप में हो सकती हैं, पॉसिबली हो सकती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। सो रेजिलियंस जो है बर्दाश्त, प्लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सप्लनेस, ये एक प्ले का रेकरिंग थीम है, और ये वॉलेज फैमिली की एक एबिलिटी को शो करता है कि उनके अंदर कितनी एंड्योरेंस है कि वो चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, सफरिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। सो डिस्पाइट फेसिंग मार्जिनलाइजेशन, हालांकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रेजिलियंस और रेजिस्टेंस, और वो मुख्तलिफ किस्म के रास्ते अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, और जो ऑप्रेसिव सिस्टम के चैलेंजेस हैं और जो एक एडवर्सिटी है, मसाइल हैं, उसके बावजूद उनकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ जो है उसने उनकी बका को कायम रखा हुआ है, और वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं और उस मार्जिनलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अंदर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखे हुए हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो ये जो प्ले है ये एम्फसाइज करता है कि कम्युनिटी सपोर्ट, सॉलिडेरिटी और एबोरिजिनल इंडिविजुअल्स जो हैं और तमाम कम्युनिटीज के अंदर जो वो चैलेंजेस कॉन्फ्रंट कर रहे हैं और जो मार्जिनलाइजेशन ने उनको चैलेंजेस पोज किए हुए हैं, उसके बावजूद मींस के उनकी जो आपस में फैमिली की सपोर्ट है वो ही उनकी मेन ताकत है या उनकी फोर्स है। तो इसको हम अगर एक एग्जांपल से देखें तो प्ले के अंदर आपको जो फैमिली डेली लाइफ में जो स्ट्रगल्स करती है और अपनी अपनी कैपेसिटी में वो जो मसाइल को बर्दाश्त करती है और उनके खिलाफ वो जो एक अपनी एंड्योरेंस और अपनी एक बर्दाश्त शो करती है, वो एबोरिजिनल कम्युनिटी की एक एम्बेडेड फीचर को बता रहा है कि किस तरह उनके अंदर ये चीज रच बस गई है कि वो भी हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करके भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली डायनामिक्स। सो द इंट्रिकेसीज ऑफ द फैमिलियल रिलेशनशिप्स आर एक्सप्लोर्ड। प्ले के अंदर एक खानदान में खानदानी तल्लुकात की जो बारीकियां होती हैं, जो नोक पलक होती है, जो डिटेल्स होती हैं, उनको प्ले में एक्सप्लोर किया गया है। सो ये शोकेस करता है कि ये जो फैमिली डायनामिक्स हैं वॉलेज फैमिली की, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेशियल प्रेजुडिस और उनके जो इंटरेक्शंस हैं नॉन इंडिजिनस इंडिविजुअल के साथ, एक ब्रॉडर सोसाइटल एटीट्यूड बता रहे हैं कि वो किन मसाइल से और किन परेशानियों से गुजर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। सो ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है कि उनको जो प्रेजुडिसेस फेस हुए हैं और हर कैरेक्टर ने अपने रिलेशनशिप में रहते हुए किस तरह अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन किया है, किस तरह अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है, या किस तरह बर्दाश्त किया है, सहा है और अपनी पर्सनैलिटी को कंपोज रखा है, वो सारा कुछ हमें फैमिली डायनामिक्स में नजर आता है। तो बेसिकली उनकी जो बेसिक सपोर्ट है वो विद इन दी फैमिली है, कि बाहर तो जो कुछ है लेकिन अंदर विद इन फैमिली वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं कि जितने भी इंटरेक्शंस हैं डॉली के एज ए मदर, रॉय के एज ए फादर, इन दोनों के आपस में एज ए वाइफ और हस्बैंड, और बच्चों के साथ एज ए फादर, और जो चिल्ड्रंस को ये इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज जो फैमिली लाइफ की हैं एबोरिजिनल हाउस होल्ड के अंदर जिस तरह उन्होंने बर्दाश्त की हैं, वो बर्दाश्त अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी शिफ्ट कर रहे हैं। अनदर थीम इज मोर्निंग द ट्राइबल पास्ट। अपना जो पास्ट है उसको याद करके ये लेमेंट करते हैं, परेशान रहते हैं, अफसुर्दा रहते हैं, एक ग्रीफ है, एक सैडनेस है, लेमेंटेशन है। तो ये एक सैड किस्म की टोन परमिएट करती है, छाई रहती है प्ले के अंदर, और ये अपने जो एक हार्मोनियस किस्म का ट्राइबल पास्ट है जिसमें इन्होंने जबरदस्त किस्म की लाइफ एंजॉय की है, दे लॉन्ग फॉर इट, वो उसको याद करते हैं, मिस करते हैं, डिजायर करते हैं, मींस के एक क्रेविंग है, एक यर्निंग है, एक मतलब हद से ज्यादा याद करते हैं उसको। और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई, तो ये एक बहुत ही प्ले की एक प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है उसको एक्सप्लोर करता है, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एबोरिजिनल कम्युनिटीज। सो ये जो उनकी डिस्पोजिशंस हैं, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है, और फिर इसके बाद डेवस्टेटिंग किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का बहुत ज्यादा रोल है, उन सबको एक्सप्लोर करता है, मतलब उनकी प्रेजेंस के अंदर इनकी लाइफ दिखाता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं प्ले में जो कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेज, और फिर उसके बाद वो अपनी लॉन्गिंग और अपनी यर्निंग एबोरिजिनल पीपल के लिए और अपनी यूनिटी के लिए, और जो एक अच्छी दुनिया उनके ट्राइब में लोगों ने गुजारी है, उनको जब याद करते हैं
तो हम उसको एग्जेम्पलीफाई कर सकते हैं कि मोर्निंग द ट्राइबल पास्ट प्ले के अंदर किस तरह हमें reflect होता है. Next is education and self-discovery. So, importance of education, particularly in the context of self-discovery, is explored. The play might depict education as a means of empowerment for the characters, offering them opportunities for personal growth and development. Education could be portrayed as a tool that equips individuals to navigate social challenges and advocate for their rights. The play may explore how different generations within the Aboriginal family view and value education. Younger characters might see education as a pathway to new possibilities, while older characters might have a more complex relationship with formal education given historical context. So ये पूरा जो है जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है जिसमें उनको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का सामना है, लेकिन उससे एक सेल्फ डिस्कवरी का सिलसिला स्टार्ट होना है जिससे उन्हें खुद के बारे में पता लगना है. सो एजुकेशन एज एन अपॉर्चुनिटी है जो कि उन्हें उस तरह नहीं मिल रही, लेकिन वो ये समझते हैं कि थ्रू एजुकेशन वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं या सोसाइटी में अपना एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं. तो इसको नॉवल में अगर हम एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करें तो पीटर की जितनी भी एजुकेशनल जर्नी है वो फोकल पॉइंट है और वो इलस्ट्रेट करती है उसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसको किन किन चीजों से उसको चीजें रिवील हुई, उसको आश्कार हुई, उसको पता लगा कि ये मसाइल चल रहे हैं, एक्सपोज हुआ वो जब सिस्टम को और डिस्क्लोज हुई चीजें उसको. सो अगेन उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी पता लगता है, वो सीखता है और उसकी सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस भी इसी में ही कंप्लीट होता है. सिंबोलिज्म ऑफ यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी. सो इस प्ले में जो सिंबोलिज्म है वो एज अ मैसेज कन्वे किया गया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन द फैमिली है और ये जो प्ले है ये पोर्ट्रे करता है कि जो एबोरिजिनल फैमिली इटसेल्फ उसकी एक रिचनेस है कि उनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो बाकी लोगों को एडजस्ट करता है और अकोमोडेट करता है और जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जो शो केस करती हैं कि यूनिटी तो वो सेलिब्रेट करते हैं और डाइवर्सिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ कम्युनिटी और वो अपनी विद इन देयर कम्युनिटी वो ओन करते हैं उसको और अपनाते हैं. और वो जो दोनों कैरेक्टर एली एज अ कजन और डैरेन एज अ वाइट बॉय उस फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो बेसिकली इनकी डाइवर्सिटी और इनकी यूनिटी की तरफ ये चीज रिफ्लेक्ट करती है. सो अगर इसको हम प्ले में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो यूनिटी की रिप्रेजेंटेशन है कल्चरल डिफरेंसेस में और एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी जो कि डिस्टिंक्शंस को ट्रांसेंड करती है, मींस बियॉन्ड डिस्टिंक्शंस जाती है, जो तमाम कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है. नेक्स्ट इज टॉलरेंस. सो टॉलरेंस एज द थीम कैरेक्टर्स के अंदर हाईलाइट होती है थ्रू आउट द कैरेक्टर प्ले. हम इसको 2-3 और पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो उनकी टॉलरेंस है या जो उनकी एंड्योरेंस है अगेंस्ट द कल्चरल डिफरेंसेस वो डिपिक्ट करती है कि तमाम कैरेक्टर्स ने एक हद दर्जा टॉलरेंस का और एक्सेप्टेंस का मुजाहरा किया है तमाम कल्चरल डिफरेंसेस के बावजूद. तो एक ये कैरेक्टर्स की ब्रॉड माइंडेडनेस है, ओपन माइंडेडनेस है, ये उनकी लीनियंस है, ये उनकी फॉरबियरेंस है या पेशेंस है जो मतलब कि उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया है. सो इसमें इंडिजिनस ट्रेडिशंस को, बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को विदाउट इम्पेजिंग ओन कल्चर, मतलब वो अपने कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं और किसी और के ऊपर उसको मुसल्लत नहीं कर रहे और दूसरे कल्चर्स को वो छेड़ नहीं रहे. वो जिस तरह कहते हैं ना कि अपना मजहब छोड़ो नहीं और किसी के मजहब को छेड़ो नहीं, तो बेसिकली ये इस पे रह रहे हैं, जियो और जीनो दो की पॉलिसी है इनकी. सो दिस कुड इन्वॉल्व रिस्पेक्टिंग इंडिजिनस ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. तमाम चीजें, भले वो किसी का अकीदा है, भले वो किसी का ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है उनकी, कोई रवायत है, कोई भी उनकी प्रैक्टिस है, जो काम जो वो करते हैं, तो उनके कल्चरल नॉर्म्स को कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता. सो कैरेक्टर्स जो है वो एंगेज होते हैं डायलॉग में और प्रमोट करते हैं टॉलरेंस को और डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं डाइवर्स किस्म के बैकग्राउंड्स को और तमाम पर्सपेक्टिव्स विद इन द कम्युनिटी और विद इन द फैमिली उनको वो मतलब एज ए यूनिटी और एज ए डाइवर्सिटी के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं. सो ये जो कन्वर्सेशंस हैं प्ले में हमें नजर आती हैं तो ये हमें फॉस्टर करती हैं, बताती हैं एक एम्पैथी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के उनके दिल में एक रहमदिली या एक दूसरे के साथ मेल जोल वाला और मिलनसारी वाला एलिमेंट भी है और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो विद इन सेल्फ डेवलप होती है. और अगेन गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, ये कॉन्सेप्ट. इसको अगर हम प्ले में से एग्जांपल देखेंगे तो जितने भी इंस्टेंसेस प्ले में हैं जिसमें कैरेक्टर्स ने टॉलरेंस दिखाई है टुवर्ड्स एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्स बैकग्राउंड को एक्सेप्ट किया है, वो तमाम ये एग्जांपल्स हैं टॉलरेंस की जो कैरेक्टर्स ने रिफ्लेक्ट की हैं. सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री, ये एक और थीम है, इसको हम एज ए लास्ट थीम डिस्कस करते हैं. सो प्ले हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है सोसाइटल इश्यूज पे और इनकॉर्पोरेट करता है सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री
थ्रू आउट द प्ले। सो डेविस ने अपने इस काम के अंदर रिफ्लेक्ट किया है कि यूरोपियन की जो कॉलोनाइजेशन है उसने किस तरह इंडिजिनस लोकल ऑस्ट्रेलियंस को अफेक्ट किया है। और द ड्रीमर्स जो प्ले है ये हमें एक कमेंट्री ये भी देता है कि जितने भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, जो तारीखी नाइंसाफियां हुई हैं, और जितनी भी डिस्पोजेशंस हैं, डिस्पोजेशन ऑफ लैंड यानी कि लोगों को उनकी अपनी इनहेरिटेड लैंड से धोना पड़ गया या उनको विड्रॉ करना पड़ गया या रिमूव किया गया, और जितने चैलेंजेस एबोरिजिनल कम्युनिटीज ने स्पेशली इन द वेक ऑफ इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजेशन फेस किए हैं, वो एज ए सोशल और एज ए पॉलिटिकल कमेंट्री पूरे प्ले में बताया गया है। सो एग्जाम्पल के तौर पे प्ले के अंदर जहां जहां पे भी डेविस ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बयान किया है, बुना है, हमें बताया है एज ए नैरेटिव, और उसने एड्रेस करने की कोशिश की है तमाम उन इश्यूज को जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ने फेस किए हैं। सो इससे हमें एक ब्रॉडर किस्म की सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर डेविस की एक कमेंट्री नजर आती है, एक तनकीद नजर आती है, या एक बातचीत वो कर रहे हैं और उस पूरे पर्सपेक्टिव को हमारे सामने खोल के रख। नाउ वी डू अ क्विक critical analysis of the play. So if we look at the language, so play ने एक mixed language employ की है, इस्तेमाल की है, जिसमें नूंगर लैंग्वेज का रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है और एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी नजर आती है जो कि एबोरिजिनल कम्युनिटीज के अंदर मौजूद है। और डेविस ने अपने काम के थ्रू और इस प्ले के थ्रू अपनी जो नूंगर लैंग्वेज है उसको भी हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे इस प्ले में नूंगर लैंग्वेज जो है उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसके डायलॉग्स हैं, और उनको प्रिजर्व किया गया है और सेलिब्रेट किया गया है, और लिंग्विस्टिक हेरिटेज और जो कैरेक्टर्स की बातचीत है उसके अंदर एक न्यूंगर डायलेक्ट जो है उसको प्ले का हिस्सा बनाकर हमारे लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। डेविस ने जो स्टाइल यूटिलाइज किया है वो बहुत ही रियलिस्टिक है और डायलॉग ड्रिवन है, और स्टाइल ऐसा है कि जैसे जैसे कैरेक्टर्स बात करते हैं वैसे वैसे स्टोरी डेवलप होती जाती है और बिल्कुल कैप्चर कर लेती है और पकड़ लेती है ऑडियंस को, और तमाम इंटरेक्शंस और तमाम स्ट्रगल्स जो वॉलेज फैमिली कर रही है उनकी बातों से, उनके डायलॉग से हमें पता लगता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जितनी भी प्ले में कन्वर्सेशंस हुई हैं और फैमिली मेंबर्स ने आपस में जो कम्युनिकेट किया है बिल्कुल एक नेचुरलिस्टिक स्टाइल है, और उन्होंने एक ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ देयर लाइफ किया है। कोई उसमें बनावट नहीं है, कोई उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं है, कोई सुपरफिशियलिटी नहीं है, जस्ट द ओरिजिनल नूंगर डायलेक्ट added with the Wallich family in the background of Aboriginal indigenous Australian culture. Now we look at the tone of the play. So sad tone है इसकी, और एक sense of mourning और परेशानी और एक दुख तकलीफ ट्राइबल पास्ट और वो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं उसका थ्रू आउट टोन जो है वो ट्रेजिक रही है या एलेजिक रही है या आप समझ लें कि सैड रही है। सो जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं एक लॉस्ट ट्रेडिशन को और सोसाइटल चैलेंजेस जो कि एक मिलंकल किस्म की टोन है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर के ख्वाहिशात हैं जो दब रही हैं, मर रही हैं, प्रेजुडिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है। सो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो कि एबोरिजिनल्स को मार्जिनलाइज कर रहे हैं उसको एज ए सैड टोन प्रेजेंट किया गया है। सिंबोलिज्म इस प्ले में है। सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर है, आइडेंटिटी है, यूनिटी है और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उसको सिंबलाइज किया है डेविस ने। सो अगेन जो रेकरिंग मोटिव है या थीम है और ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स जो हैं और जो रिचुअल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स मीन जो ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल्स, आइटम्स, जिस तरह की प्रोडक्ट्स या चीजों का जिसका जिक्र किया गया है प्ले के अंदर, और रिचुअल्स जो तमाम सेरेमनीज हैं, सर्विसेज हैं या फॉर्मेलिटीज हैं या राइट्स हैं जिनको प्ले के अंदर जिक्र किया गया वो सिंबलाइज करते हैं कैरेक्टर्स का कनेक्शन विद देयर कल्चरल रूट्स। मोरओवर वुरू का कैरेक्टर इटसेल्फ सिंबलाइज कर रहा है विजडम को, कि वो बंदा बुजुर्ग है और बिल्कुल मतलब कि अपनी जिंदगी के अच्छा वक्त वो गुजार चुका है और फुल ऑफ एक एक्सपीरियंस रिचनेस है, और फिर भी उसके अंदर एक तड़प है कि वो अपने एबोरिजिनल कल्चर को जिंदा करना चाहता है और अपनी आने वाली जनरेशंस को शिफ्ट करना चाहता है, तो वो भी बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है, होप को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट इज सेटिंग। सो प्ले इज सेट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में, जिस तरह के पहले बताया। सो प्राइमरीली विद इन द होम ऑफ द वॉलेज फैमिली, घर के अंदर की एक कहानी है और 6 महीने के एक टाइम पीरियड को कवर किया है। सो एक डोमेस्टिक बैकड्रॉप ऑफ द नैरेटिव है, पूरा वॉलेज फैमिली का एक घरेलू पूरा दिखाया गया है जो कि हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, कैरेक्टर एनालिसिस में भी डिस्कस किया है और समरी में भी डिस्कस किया है। सीन्स जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं कि फैमिली की डेली लाइफ बहुत एक इंटीमेट किस्म की सेटिंग है विद इन द फैमिली, प्यार, मोहब्बत, अमन, डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, सब कुछ। और ये एम्फसाइज करता है कि जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रही हैं, लेकिन उनको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो विद इन द फैमिली मिल रही है। इमेजरी में बहुत ही विविड और बहुत ही इवोकेटिव, सजेस्टिव किस्म की और हॉन्टिंग किस्म की इमेजरी जो एम्प्लॉय की है,
और पेंट किया गया है बहुत ही डिटेल्ड कैरेक्टर्स को एज ए पिक्चर, और उनकी सराउंडिंग्स को और उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो पैशंस हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, सेंसेशंस हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट्स हैं, सबको इमेजरी में बहुत जबरदस्त तरीके से पेंट किया गया है। सो जो डिस्क्रिप्शंस हैं ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप की और जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी मसाइल, अपनी परेशानियां, तो वो एक बिल्कुल टिपिस्ट्री से एक मतलब कलरफुल सी एक इमेज बना रही हैं और वो एनहेंस कर रही हैं ऑडियंस की कनेक्शन स्टोरी के साथ कि जैसे जैसे आप स्टोरी को पढ़ते हैं या इसको देखते हैं प्ले होता हुआ तो आप कनेक्ट होते जाते हैं एबोरिजिनल्स के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ, एंड यू फील वन विद देम, और उनका मसला आपको अपना मसला लगता है और उनकी परेशानी आपको अपनी परेशानी लगती है। नाउ वी लुक एट द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन द प्ले। सो फॉर मेटाफर, आवर ड्रीम्स आर लाइक सीड्स planted in the ground, waiting for the rain of justice to make them grow. So इस फ्रेज में एज ए मेटाफर यूज किया गया है सीड्स को, और वो सिंबलाइज कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज को, और वो उम्मीद से हैं कि एक जस्टिस की बारिश होगी, इंसाफ की बारिश होगी, और जो एक नेसेसरी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी और हमारे जो ख्वाब हैं वो फ्लोरिश करेंगे, खिलेंगे। मींस के बीज को एज ए मेटाफर लिया गया है सीड को, और रेन ऑफ जस्टिस, अगेन जस्टिस को एज ए रेन मेटाफर के तौर पे यूज किया गया है। सिमिली, सो इफ वी टॉक अबाउट द सिमिली, हर लाफ्टर bubbled like a fresh water spring, bringing life to our weary hearts. So means laughter, bubbling, and like fresh water spring. So means ये जो चीज है ये simile है. So likeness of the sound of laughter to a freshwater spring, emphasizing its refreshing and revitalizing effect on characters. जबरदस्त, बहुत बेहतरीन. So revitalizing, energizing, stimulating, uplifting. So look at the personification. The wind whispered ancient stories to the trees, sharing secrets only they could understand. So wind whispering, sharing ancient stories. So it is basically he's personifying. So personifying the wind, the playwright Davis has imbued with the ability to communicate and share stories with the trees, creating a sense of nature's wisdom. So ये उन्होंने personify किया. Symbolism, the setting sun, a blazing orange orb, signaled the end of another day filled with struggles and hopes. So setting sun, a blazing orange orb. Orb means globe, sphere, planet, ball, एक बड़ा गोल, आग का गोला. So इस सेटिंग में इन्होंने सन, सूरज को सर्व किया एज ए सिंबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोयर को, एनकैप्सुलेट कर रहा है एक साइक्लिक नेचर को, मींस एक रात एक दिन खत्म हो रहा है तो दूसरा दिन दोबारा आएगा और वो फिर स्ट्रगल से भरा होगा और चैलेंजेस से भरा होगा और उम्मीदों से भरा होगा और ऑब्जेक्टिव्स और एस्पिरेशन से भरा होगा. नेक्स्ट इज alliteration. So Dolly's delicate dance, a mesmerizing moment of grace and grief. So Dolly's delicate dance, D D D da da da. So ये जो repetition है da sound की, Dolly's delicate dance. So ये एक rhythmic quality, तो means use of alliteration है basically. Emotional complexity और moments को ये reflect कर रहा है, लेकिन writing में as an alliteration, Dolly's delicate dance, alliteration. So hyperbole. The weight of their expectations bore down on him like a mountain. So means the weight of their expectations. So expectations don't have weight, but they have weight. So hyperbole बहुत ही exaggerated किस्म का एक burden दिखाया है expectations का, जिन्होंने जो इतना overwhelming है और उसका इतना pressure है कि वो हर character ने feel किया और उसके नीचे दब गया जिस तरह बंदा पहाड़ के नीचे दब जाता है. So irony. In the heart of the city where progress is praised, the Wallich family felt the most stagnant. सब खुश हैं, लेकिन वॉलेज फैमिली जो है वो स्टैग्नेट है. स्टैग्नेट मींस के स्टिल, मोशनलेस, जिस तरह के ये एक स्टैग्नेट पानी होता है ना उसमें बदबू आने लग जाती है. सो मींस उस सेंस को दिया. सो आयरनी लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन द सिटीज रेपुटेशन फॉर प्रोग्रेस, के शहर तो तरक्की कर रहा है लेकिन जो वॉलेज फैमिली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्टैग्नेट, बहुत मिलंकुलस हैं, और एक डिस्पैरिटी है परसेप्शन और रियलिटी की कि एक तरफ प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, और दूसरी तरफ एक होपलेस सी सिचुएशन दिखाई गई है, एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है और मार्जिनलाइजेशन दिखाई गई है. सो वी एंड विद द इमेजरी. सो मून हंग इन द स्काई लाइक अ सिल्वर लैंटर्न, कास्टिंग अ जेंटल ग्लो ऑन द स्लीपिंग लैंडस्केप. सो मून हंग इन द स्काई लाइक अ सिल्वर लैंटर्न. सो एक इमेजरी है और बहुत ही विविड ओपन किस्म की इमेजरी है जो कंपेयर कर रही है सिल्वर लैंटर्न को मून के साथ, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन एलिमिनेटिंग मून की क्रिएट कर रही है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, और हमें रिफ्लेक्ट करवा रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल एक सिल्वर लैंटर्न की तरह है जो पूरे एक स्लीपिंग लैंडस्केप को हमारे सामने एक जेंटली ग्लो कर रहा है. तो एज ए इमेजरी यूज किया गया इसको.
Gentlemen, thank you for listening. Thank you very much.